मेरी शादी फरहान से होने वाली थी, जो एक आला ऑफिसर थे। मैं बेहद खुश थी। शादी की रात मैं कमरे में सेज पर बैठी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, मगर वो ना आए। अगले 2 दिन भी इनके इंतजार में गुजर गए, मगर मेरे शोहर कमरे में ना आए। मैं हैरान थी कि ये क्या माजरा है। तीसरे रोज मेरी नाद ने मुझे एक पैकेट दिया। जब मैंने इसे खोला तो ये देखकर मेरे होश उड़ गए। ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी जिंदगी से तल्लक रखती है, मैं इन्हीं की ज़बानी बयान कर रही हूँ। कहानी शुरू करते हैं। हम 3 बहन भाई थे। हम इन दिनों कॉलेज के स्टूडेंट थे और हमारा घर खुशियों का गहवारा था। मेरे वालिदैन के दरमियान बेमिसाल मोहब्बत थी। अब्बू अपना कारोबार करते थे और घर में खुशहाली थी। अल्लाह ताला ने हमें सब आसाइशें देकर एक रोज़ अचानक हमारी अम्मी को हमसे छीन लिया। तो हमारे घर का सुकून जाता रहा। अब्बू तो अम्मी की फुरकत से बेहाल थे और हमारा हाल ये था कि किसी को किसी की खबर ना थी। बड़ी बहन ब्याही गई थी और तला भाई भी जैसे भरे पूरे घर में छुप छुप कर रोने को रह गए। आंखें तो मेरी भी बरसती थी, मगर मैं लड़की थी, पास पड़ोस से लड़कियां आकर दिल बहला जाती। वो चली जाती तो दिल फिर से उदास हो जाता और घर खाली खाली लगता। कानों पर हाथ रखकर बिस्तर पर आंखें मूंदे लेट जाती, जैसे रूह हर पल उदासी का कफन ओढ़े बैन करती रहती हो। कुछ दिन ऐसी ही कैफियत रही, फिर मैंने खुद को संभाला और भाई को भी समझाया कि पढ़ाई पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है, किताबों में अपना दिल लगाओ। खुद मैंने भी किताबों को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया और फिर फर्स्ट पोजीशन में एमए कर लिया। मेरे मामू मियाँ चन्नू में रहते थे। वो जमींदार थे और इनकी दौलत खेतों में टनों के हिसाब से उगती थी। इनके साहबजादे फरहान एग्रीकल्चर के महकमे में ऑफिसर थे। मामू जान अम्मी से बेहद मोहब्बत करते थे और अब इनकी वफात के बाद मुझे बहू बनाकर अपनी महरूमा बहन को सुकून पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने फरहान से बात की, मगर इसने कहा कि वो मुझसे शादी जरूर करेगा, मगर अभी शादी करने से इनकार कर दिया कि वो अभी 2-3 साल शादी नहीं करना चाहता। मगर बाप ने दबाव डाला कि मैं मरहुमा बहन को जबान दे चुका हूँ और शादी अभी ही होगी। यूं भी मामू का अपने बच्चों पर काफी रोब दबदबा था। बेटे को हाँ करते ही बनी। फरहान से हाँ करवाकर मामू हमारे घर मेरा रिश्ता लेने आ गए। मेरे वालिद ने भी इनकार न किया कि फरहान में क्या कमी थी। पूरे खानदान में इसकी शराफत और जहानत के चर्चे थे और ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं। यूं मेरी शादी की तारीख रखती गई। मैं भी अम्मी के गम को कुछ भुलाकर अपने होने वाले जीवन साथी के ख्वाबों में खोई रहने लगी। मेरी बड़ी बहन भी शादी की तैयारियों के लिए हमारे घर आ गई और यूं घर में शादी की तैयारियां होने लगी। रोज बाजारों के चक्कर लगते और मैं इस ख्याल से ही मैं किसी जाती थी कि मैं फरहान जैसे इंसान की जीवन साथी बनने वाली थी। आखिर मेरी शादी के दिन भी करीब आ गए। मेहंदी की रात मेरी सहेलियों ने मेरे हाथों पर भर भर के मेहंदी लगाई और इसमें फरहान के नाम को छुपा दिया और फिर मुझसे कहने लगी, शादी की रात अपने शोहर को कहना कि मेरे हाथों में अपना नाम ढूंढ कर दिखाएं तो मानूंगी। यूं वो मुझसे तरह तरह के मजाक करती रही और मैं जैसे खुशी से खिल सी जाती थी। मुझे सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनाया गया और हर किसी ने मेरी तारीफ की कि दुल्हन बहुत खूबसूरत लग रही है। और फिर शोर हुआ कि बारात आ गई है। फरहान बेहद हसीन लग रहे थे। मेरी सहेलियां और बाकी रिश्तेदार मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे कि मुझे इतना खुशहाल घराना मिला और इतना पढ़ा लिखा और काबिल साथी मिलने वाला था। मैं खुद भी अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। निकाह का वक्त आ गया और मुझसे मेरी रजामंदी पूछी गई और फिर निकाहनामे पर दस्तखत लिए गए। मुझे हाल से बाहर ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया गया और यूं मैं मामू की बहू बनकर खानीवाल से मियाँ चन्नू आ गई। बारात का दिन तो हंगामे में गुजर गया। फिर वो रात आ गई जिसके बारे में सहेलियों से कैसी कैसी कहानियां सुन रखी थी, जिस शव की खातिर मुझे इस कदर सजाया और संवारा गया था। मगर ये रात मेरी जिंदगी में अजीब तरह से आई थी। मैं फूलों की लड़ियों से सजी सेज पर बैठी थी और अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। नजरें बार बार दरवाजे की जानब उठती कि कब फरहान अंदर आए, मगर वो तमाम शब्द इंतजार में ही गुजर गए और मेरा शोहर अंदर न आया।
मेरे दिल को तरह तरह के ख्यालात सताते रहे। तमाम शब्द सोचती रही कि न जाने मुझसे क्या भूल हो गई कि मेरा जीवन साथी पहले ही रोज खफा हो गया। मेरा घूंघट उठाने तक भी ना आया। अगले दिन वलीमा था और यूं ये दूसरा दिन भी गुजर गया और फिर रात आ गई। फरहान कमरे में आए तो गैरों की तरह थोड़ी देर मेरे सामने बैठे, फिर बोले, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, सुबह आऊंगा, तुम सो जाना और मेरा इंतजार मत करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वो चले गए। मैं भी क्या कह सकती थी। अकेले ही बिस्तर पर दराज हो गई। अगली सुबह भी आ गई मगर वो मुझसे दूर दूर फिरते रहे। रात को मैं फिर से बेड पे बैठी थी और दरवाजे की सिमत देखती कि जहां चुप का पहरा लगा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे कि अचानक दरवाजे पे आहट आई। मेरी नान, जिसकी उम्र 15 साल थी, कमरे में आई और पूछा, फरहान भाई कहाँ है? मैंने कहा, बाहर होंगे, अभी तक तो नहीं आए। वो कहने लगी, अच्छा भाभी, ये खत इनका है, कोई दे के गया है, वो आ जाए तो आप इनको दे दीजिएगा। मैंने लिफाफा पकड़ लिया। ये बंद लिफाफा था। मेरी नंद चली गई मगर मेरा दिल तो पहले ही भरा हुआ था। पहले सोचा कि लिफाफा दराज में रख देती हूँ, वो आएंगे तो इनको दे दूंगी। मगर फिर न जाने क्यों मैंने लिफाफा खोल लिया और पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे फरहान, तुम्हें क्या हो गया है? आज चौथा दिन है मगर तुम नहीं आए। मेरा कोई एहसास नहीं है तुम्हें? आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम हो गया है जो अभी तक लौटने का नाम ही नहीं ले रहे? अब आ जाओ, रात देखते देखते मेरी आंखें थक गई हैं। तुम्हारी नीलम। खत मेरे हाथ में था और मेरा हाथ कांप रहा था और मैं इसको फिर से लिफाफे में डालने से माजूर थी। लगता था जैसे मुझे सकता हो गया हो। मेरे सारे ख्वाब ही तो चकनाचूर हो गए थे। दोनों दीवार मुझ पर तंज करते महसूस हो रहे थे। मैं बैठे बैठे लेट गई और फिर रोते रोते हिचकियां बन गई। इस रोज तो अम्मी की याद मुझ पर आंसुओं की बरसात बनकर बरस पड़ी थी। सुबह सास कमरे में आई, मेरी आंखें सूजी हुई और हालत गैर थी। पूछा, नजमा, तुझे ये क्या हुआ है? क्या बताती कि क्या हुआ है। जी चाहा कि कह दूं कि अपने सपूत से पूछ लो, मगर वो थे कहाँ। ये तो सास को भी खबर न थी क्योंकि हमारा दूल्हा दुल्हन की कमरा ऊपर था। फरहान साहब के सामने सीढ़ियां चढ़ के ऊपर तो आते थे लेकिन फिर दूसरे कमरे में जाकर सो जाते थे। दुख ने मुझे इस कदर तोड़ फोड़ के रख दिया था कि मैं बुलंद आवाज से रोने से भी कासर थी। मगर अब की बार मैं अपनी सिस्कियों को ना रोक सकी और सिस्कियों के साथ लड़ना शुरू कर दिया। मेरी सास मुझे यूं रोते देखकर घबरा गई। तभी सभी मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। पूछने लगे, क्या हुआ है और फरहान किधर है? मगर मैं चुप रही। चाहा कि बता दूं कि दूल्हा साहब तो 3 रातों से मेरे कमरे में नहीं होते और ये खत कैसा है। मगर फिर अकल ने लगाम दी। दिल को मशवरा दिया कि जरा ठहरो, तहम्मुल से काम लो। ऐसे लोग ही बाजी जीत लेते हैं। अपनी तकदीर की बागें दूसरों को थमा देने वाले कभी पार नहीं उतरते। मैंने भी ये सोचकर लब सील ली। सबके सामने कह दिया कि अम्मी याद आ रही हैं, तो दिल भर आया। फरहान वॉशरूम में गए थे, शायद आते ही होंगे। फरहान दूसरे कमरे में सो रहे थे। शोर सुना तो उठ गए और वाकई वॉशरूम चले गए। जब सभी घर वाले निचले पोर्शन में चले गए तो वो कमरे में आए। मैंने वो खत इनको दे दिया। इसे पढ़कर वो भी परेशान हो गए। पूछा, क्या तुमने पढ़ लिया? मैंने जवाब दिया, जी। तब उन्होंने नाचार सारी कहानी मुझे सुना दी। बताया कि पहले मैं जिस जगह तैनात था वहां मुझे एक बंगला रहने को मिला था। वहां एक लड़की नीलम पड़ोस में रहती थी। वो मुझे खुद ब खुद अपनी जानब मुतवज्जो करती थी। कभी दीवार से झांकती, कभी लान से और कभी अपने घर की बाड़ फैलांग कर मेरे लान में आ जाती। कभी गेंद उठाने के बहाने और कभी किसी और बहाने से। काफी दिन में इसकी इन हरकतों को इग्नोर करता रहा, लेकिन आखिर कब तक। मैं भी इंसान था और गैर शादीशुदा था। वो काफी खूबसूरत भी थी। इसके अब्बू कहीं मुलाजमत करते थे, इसलिए कभी कभार तो वो घर आते ही नहीं थे। इसका एक बड़ा भाई किसी दूसरे शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और बाकी एक छोटी बहन थी। मेरी अब इससे बातचीत होने लगी। अब कभी कभार बाढ़ फलांग कर मेरे बंगले के हिस्से में भी आने लगी, जहां हम बैठकर बातें करते। एक रात 8 बजे वो अपने बंगले की बाड़ फैलांग कर मेरी तरफ आ गई। मैं इस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर दराज था।
ये सर्दियों के दिन थे। वो मेरे बिस्तर पर बैठ गई। अभी 1-2 मिनट ही हमने बात की होगी और कमरे का दर खुला हुआ था। मुलाजम सर्वेंट क्वार्टर में था कि अचानक ही किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो डर के मारे दुबली पतली सी मेरे बिस्तर में घुस गई और ऊपर कंबल ले लिया ताकि आने वाले को लगे कि मैं ही बिस्तर में सोया हुआ हूँ और दूसरा यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि इसे अंदाजा हो चुका था कि आने वाला इसका वालिद था। शायद इसने नीलम को बाढ़ फैलांगते हुए देख लिया था। कमरे में सिर्फ मुझे बिस्तर पर कंबल ओढ़े देखकर इसने पूछा, क्या तुम अकेले हो यहाँ? और तो कोई नहीं आया? मैंने कहा, जी नहीं। बेशक आप तलाशी ले लें। क्या किसी को आपने इधर आते हुए देखा है? नहीं, इसने जवाब दिया और गहरी सोच में डूबा हुआ वापस चला गया। अब मैं नीलम को कहूँ कि तुम घर जाओ, और अपने घर नहीं जा रही थी। वो कहने लगी कि अपनी इज्जत बचाने को इसके वालिद जहाँ से लौट गए हैं, वरना उन्होंने मुझे इधर आते देखा है, तभी तो यहाँ तक आ गए। वरना इनको कैसे शक हुआ कि मैं इधर आई हूँ, और अब वो यकीनन बाहर खड़े होंगे। मैं तो नहीं जाने की जब तक वो चले नहीं जाते, वरना आज मेरी इनसे खैर नहीं। गर्ज जो ही घंटा भर की तकरार के बाद बुलाकर मैं अपने कमरे से निकला। लान में और घर के चारों तरफ घूम फिर कर देखा, मगर वहां कोई न था। मैंने नीलम को इत्मीनान दिलाया तो वो मेरे कमरे से निकल कर चली गई। इस शब्द की गलती का खासाना है ये खत, क्योंकि मुझे बाद में इससे निकाह करना पड़ा था। अब वो रोज मुझसे इसरार करती कि मेरे साथ शादी करो, वरना मेरा बाप मेरी शादी कहीं और कर देगा, क्योंकि इसके घर वाले इन दिनों इसके रिश्ते देख रहे थे और एक जगह उन्होंने हाँ भी कह दी थी। जब इसका ज्यादा इसरार बढ़ा तो हमने निकाह कर लिया। हमने ये निकाह खुफिया किया था। ना तो इसके घर वालों को और ना ही मेरे घर वालों को खबर थी। इस मामले के 2 माह बाद ही वालिद साहब ने मुझे तुमसे शादी के लिए कहा। मैंने वालिद साहब से बहुत इनकार किया, क्योंकि अब मैं नीलम को धोखा नहीं देना चाहता था। मगर वो ना माने तो मुझे तुमसे भी शादी करना पड़ गई। अब मैं किस मुंह से तुमसे कहता कि मैं शादीशुदा हूँ? मैं ये 3 दिन तुम्हारे पास आने से पहले हर बार इरादा बांधता रहा, मगर कुछ न कह सका। मेरी हिम्मत ही ना होती थी। देखो नजमा, अब तुम्हें तो खबर हो गई है, लेकिन नीलम को मेरी शादी की कोई खबर नहीं है। अगर इसे खबर हो जाती कि मेरी तुमसे शादी हो रही है, तो यकीनन वो ऐन वक्त पर यहाँ आ जाती निकाहनामा लेकर। तब अब्बू जी मुझे बरातियों के आगे जूते मारते। अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, प्लीज तुम मेरा पर्दा रख लो, सब्र से काम लो, ताकि मैं नीलम से किसी तरह गलो खलासी करा सकूं। मैंने दिल पर पत्थर की सिल रखकर इनकी राम कहानी सुन ली। इतना कहा कि वाकई दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। मैंने इनका दिल जीतने को कहा। मैं क्या कहूँ सिवाय इसके कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, और मैं तो अब आपकी बीवी हूँ। जो हुक्म देंगे सर आंखों पे, और जो कहेंगे मान जाऊंगी। सुबह मैंने मेके जाना था। मैंने सूटकेस में 10-12 जोड़े रख लिए। वो मुझे यूं कपड़े रखते देखकर हैरान होकर बोले, इतने कपड़े क्यों रख लिए? कितने दिनों के लिए जा रही हो? मैं आगे से खामोश रही, और फिर उन्होंने सिर्फ 2 जोड़े दिए और बाकी कपड़े निकालकर अलमारी में रख लिए। मतलब था कि बस वहां 1 या 2 दिन ठहरना, और मेरे साथ मेके आए। 1 दिन रहे। अगले दिन वापस आते हुए मुझे हुक्म दिया कि तैयारी कर लो, तुमने मेरे साथ ही वापस चलना है। मैंने हुक्म की तामील की। अब इनकी छुट्टी खत्म हो चुकी थी, लिहाजा वो जाने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा कि मैं भी लाहौर आपके साथ चलूंगी। वो बोले, अभी तुम साथ जाकर कहाँ रहोगी? वो जगह मेरी ड्यूटी पे चले जाने के बाद पीछे से अकेले रहने के लिए सही नहीं है। मैंने कहा, नहीं, आप भी तो रहते हैं वहां। जहां आप रहेंगे मैं भी रह लूंगी। जैसी भी जगह है, मुझे जिंदगी आपके साथ गुजारनी है। मैं साथ ही रहूंगी। मेरे इसरार करने पर वो खामोश हो गए। वो लाहौर में जहाँ रहते थे, अच्छी बड़ी कोठी थी। घर में जरूरत की हर शय मौजूद थी। बहुत खूबसूरत सा बाग भी था। यूं मैं इनके साथ आ गई। मैंने जाते ही घर का सारा इंतजाम संभाल लिया। इनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। 2-4 रोज यूं ही खामोशी से गुजर गए। उन्होंने मुझसे बात न की। मैं खाने का पूछती तो जवाब न देते।
मैंने बहुत इसरार किया तो आंखों में आंसू आ गए। इन्हें देखकर मैं भी रोने लगी। दिल पहलू में जख्मी कबूतर की तरफ फड़कने लगा। मैंने कहा, आप कुछ तो बोले। आप जो कहेंगे मैं मानूंगी। उन्होंने जवाब दिया, आज मेरा जी बहुत उदास है। मैं नीलम से मिलने जाना चाहता हूँ। मैंने दिल पर पत्थर रखकर हैरानगी से इनकी तरफ देखते हुए कहा, तो चले जाइए। इसमें इस कदर उदास होने की क्या बात है? सुबह ऑफिस से पहले इससे मिलने चले जाइएगा। वो बेहद खुश हो गए। सुबह जल्दी से तैयार होकर चले गए और फिर वहीं से नीलम के पास चले गए। वो रात मैंने अंगारों पर बसर की थी। रात का अंधेरा मेरे वजूद पर क्यामत बन के टूट पड़ा था। इस कदर रोई कि आंसुओं से तकिया भीगने लगा। फरहान से अच्छी बीवी बनकर नीलम के पास जाने का तो कह दिया था, मगर मेरा दिल इनके वजूद को किसी और के पास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने हिम्मत करके चौकीदार को बुलाया और कहा कि अपनी बीवी को मेरे पास भेज दो। साहब मियाँ चन्नू गए हुए हैं। वो मेरे पास घंटा पर बैठ के चली गई तो मैंने जाए नमाज बचा ली और नफल पढ़ती रही यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह 6 बजे नाश्ता किया। 8 बजे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। चौकीदार ने गेट खोला। ऑफिस जाने के लिए इनके कपड़े जूते सब तैयार थे। वो मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगने लगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जो आपका जी चाहे करे। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा काम दुख सुख में आपको राहत पहुंचाना है। उन्होंने नाश्ता भी ना किया और तैयार होकर ऑफिस चले गए। 15 दिन गुजर गए। एक रोज बोले, आज यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम पड़ोस में चली जाओ। जब वो चले जाएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मैं पड़ोस में चली गई। 5 घंटे बाद उन्होंने चौकीदार को भेजा कि साहब बुला रहे हैं। मैंने घर आते हुए चौकीदार से पूछा, रमजान, कौन मेहमान आए थे? पहले तो वो टालता रहा। जब मैंने बहुत इसरार किया तो कहने लगा, बीबी साहिबा, जो भी थे मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे साहब ने मना किया है। मगर इनकी खूब खातरतवाजी हुई थी और खाना होटल से आया था। मैंने किचन में जाकर देखा तो बर्तनों से अंदाजा हो रहा था कि 3-4 बंदों ने खाना खाया है। खैर, मैंने इनसे ना पूछा कि कौन मेहमान आए थे और कहाँ से आए थे। रात को काफी खामोश रहे और फिर सुबह उठकर भी मुझसे कलाम किए बगैर ही ऑफिस चले गए। हफ्ता बाद एक रोज फरहान ऑफिस में थे। मैं नहाने के बाद अपने बालों में कंघी कर रही थी। अभी देखती हूँ कि दो औरतें घर में चली आ रही हैं। मैं हैरान थी कि चौकीदार ने मेरी इजाजत के बगैर ही इन्हें अंदर आने दिया था, जबकि मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा था। फिर ख्याल आया कि शायद चौकीदार इनको पहचानता हो और ये फरहान की कोई जानने वाली हो। तभी चौकीदार ने इन्हें अंदर आने की इजाजत दी है। इनमें से एक औरत ने मुझे देखते ही मुझसे पूछा, आप कौन? मैं हैरान हुई कि मेरे घर ही आकर मुझसे पूछ रही है कि मैं कौन हूँ। खैर, मैंने इन्हें बताया कि फरहान की बीवी हूँ। वो दोनों जैसे सकते में आ गई थी। इनके इस अंदाज से हैरत पर मैं समझ तो गई, मगर फिर भी इनमें से जो जवान थी इसका नाम पूछा। इसने अपना नाम नीलम बताया। वो काफी खूबसूरत थी, मगर इसका चेहरा मुझे देखकर उतर सा गया था। फिर वो दूसरी औरत से मुखातब होकर बोली, किस कदर धोखेबाज है फरहान, इसने शादी भी कर ली। मुझे पहले ही शक हो रहा था कि आखिर वो इतने इतने दिन मेरे पास क्यों नहीं आता। बस यही वजह थी इसके ना आने की। इस लड़की की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। फिर वो दोनों मुझे कुछ कहे बगैर ही चली गई और ना ही मैंने इनसे कोई सवाल किया। बस इस कदर मेरा जुर्म था कि नीलम ने जान लिया था कि मैं इनकी बीवी हूँ और मैंने इसके पूछने पर बता दिया था। शाम को जब फरहान घर आए तो मूड काफी खराब था। मैंने 2-4 बार इन्हें मुखातब किया तो जवाब ना दिया और एक बार तो गुस्से से मेरी जानब देखने लगे। मैंने खाने का पूछा तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया और यूं खाना खाए बगैर ही बाहर चले गए। 2 घंटों बाद बाहर से लौटे, मगर मूड अब भी खराब था। फिर मुझसे कहने लगे, अभी तैयारी बांधो, मैं तुम्हें खाने वाल छोड़ के आता हूँ। मैंने हैरत ज़दा होकर पूछा, क्यों ऐसे अचानक? वो कहने लगे, हाँ, तुम्हारे वालिद बीमार हैं, अभी फोन आया है इनका, कहना है कि तुम्हें फौरन इनके पास ले आओ। जल्दी करो, वक्त निकला जा रहा है। मैं घबरा गई। दिल में तरह तरह के वसवसे आने लगे।
कि जाने अब्बू को क्या हो गया है। मैंने हर बात भूलकर जल्दी जल्दी तैयारी की और वो मुझे खाने वाल ले आए। जो ही हम घर में दाखिल हुए वो सहन से ही वापस लौट गए। मैंने अंदर आने को कहा तो कहने लगे मैं छुट्टी नहीं ले सका, तुम अंदर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा छुट्टी लेकर। मैंने इसरार किया कि कुछ देर तो आकर बैठे, चाहे रात ना रुके, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। मेरे भाई कहने लगे कि फरहान भाई चले, और नहीं तो चाय पानी तो पीते जाएं। इस तरह इतनी दूर से आप आकर सहन से ही लौट के जा रहे हैं। मगर उन्होंने मेरे भाई से भी माजरत कर ली कि मुझे जल्दी ड्यूटी पर पहुंचना है, इसीलिए मैं बस नजमा को ही छोड़ने आया था। घर आकर मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने झूठ बोला था, क्योंकि मेरे वालिद बीमार नहीं थे, वो बिल्कुल ठीक थे। मैं यूं बगैर इत्तला आ गई तो सभी ने मुझसे पूछा खैरियत तो है, तुम अचानक कैसे आ गई हो, और फरहान वो क्यों नहीं रुके, आखिर क्या हुआ है। उन्होंने तो 2 घड़ी भी बैठना भी गवारा न किया। मैं इन्हें क्या बताती। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, और मैंने ये आंसू जब्त करके कहा था मेरा वैसे भी ही दिल उदास था तो चली आई। फरहान को छुट्टी न मिली, वो इसलिए मुझे पहुंचाकर लौट गए। 1-2 रोज बाद आ जाएंगे, और फिर 1-2 रोज नहीं कई बरस बीत गए, मगर फरहान ना लूटे। वालिद ने कहा कि मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर। मामू मेरे पास आए, वो समझाने लगे कि घर चलो, मैं ठीक कर लूंगा फरहान को, मगर मैं ना गई। अलबत्ता फरहान को फोन किया था कि अगर आप लेने आ जाए तो आपके साथ घर आ जाऊंगी। वो बोले हरगिज नहीं, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा, तुमने खुद से आना है तो आ जाओ, मगर तुम्हें हमेशा मियाँ चन्नू में ही रहना होगा। ये मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम मेरी बीवी ही नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा पर्दा रख लेना, मगर तुमने फिर भी नीलम को सब बता दिया। तुम ये भी तो कह सकती थी कि तुम मेरी भाभी हो। अगर वो वहां आ गई तो कोई बहाना भी तो कर सकती थी। मैंने तो नीलम से कह रखा था कि मेरी शादी नहीं हुई है। अब वो मुझसे नाराज हो गई है। आह, देखा आप लोगों ने, लोग कैसे होते हैं, जो जुल्म भी करते हैं और आह भी नहीं करने देते। मैंने तो सोचा था कि फरहान का हर जुल्म सह लूंगी, मगर अपना घर ना उजाड़ूंगी, मगर उन्होंने तो हद कर दी। आखिरकार जब मेरे अब्बू का बहुत इसरार बढ़ा कि मैं घर लौट जाऊं, तो मैंने तमाम अहवाल इनको बता दिया कि मैं चंद दिन फरहान के पास रहकर कितना मलाल समेट कर लाई हूँ। ज्यादा दिन रहूंगी तो मर ही ना जाऊं वहां पर, इसलिए आप मुझे वहां जबरदस्ती ना भेजिएगा। मैंने बाद में मुलाजमत कर ली और फिर वक्त अच्छा गुजरने लगा। इनकी मोहब्बत तो मेरे साथ है, मगर मेरी ठंडी आहें मेरे साथ है। मामू अब भी कहते हैं फरहान को माफ कर दो और आ जाओ, मगर मेरा दिल मर चुका है। मेरे दिल में फरहान के लिए जो मोहब्बत थी वो मर चुकी है। अब नया दिल कहाँ से लाऊं जो इसे फिर से जिंदा कर लूं। मैं तन्हा, मेरा जीवन तन्हा। अब तो परसों बीत गए, फरहान का ख्याल भी नहीं सताता। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हर बहन बेटी के नसीब अच्छे करे, कि नसीब अच्छा ना हो तो इसके आगे सब कुछ हार जाता है। मजीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।